चलिए, नमस्कार आप सभी का स्वागत है। तो जो एथिक्स की श्रृंखला में हम आपको उस विषय का एक बेस बनाने के लिए उसकी टर्मिनोलॉजी आपके लिए लेकर के आए हैं, क्योंकि जब तक आप उन प्रमुख शब्दावलियों को आप नहीं समझेंगे तब तक, हाँ चलिए सभी लोग लाइव आ जाइए, तब तक आप उन चीजों को अच्छे से आप समझ नहीं पाएंगे और एक विषय की जो बुनियादी समझ है उसे आप डेवलप नहीं कर पाएंगे। तो कल हमने ये टॉपिक बताया था आपको, एथिक्स वर्सेस मोरालिटी, लेकिन कंप्लीट नहीं हो पाया था क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स यानी कि लाइट गोल हो गई थी। तो आज उसी श्रृंखला को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, जिससे आप लोगों का वो टॉपिक अपने आप में क्या रहे, कंप्लीट रहे, और आप जब भी किसी भी विषय को लेकर के खड़े तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस तभी आएगा, उस विषय में पकड़ तभी आएगी जब उसका आपका मतलब बॉटम टू टॉप अप्रोच होगा, यानी बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक अप्रोच होगा। तो एडवांस को बनाने के लिए उसकी नींव की जरूरत पड़ेगी, बेसिक की जरूरत पड़ेगी, और उसी इस विषय की श्रृंखला में हम देख रहे हैं। तो मुख्य रूप से जैसे कि हम देखें कि हमारा जो टॉपिक था वो था एथिक्स वर्सेस मोरालिटी, ठीक है। एथिक्स के बारे में अगर हम बात करें, इसके लिए जो हिंदी शब्द सामान्यतः प्रयोग किया जाता है आचार शास्त्र, और मोरालिटी के लिए जो प्रयोग किया जाता है सामान्य शब्दों में नैतिकता। देखिए, कई मायनों में तो ये दोनों चीजें एक है, कई मायनों में ये दोनों चीजें एक हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ये 100% सिमिलर है। या कई मायनों में सामान्य जनजीवन में लोग एथिक्स और मोरालिटी इन दोनों शब्दों का प्रयोग एक सामान्य आशय या एक ही उद्देश्य के लिए कर लेते हैं, लेकिन इनमें कुछ डिफरेंस है। उसी डिफरेंस को आज हम आपके समक्ष समझने के लिए आए हैं, प्रस्तुत हुए हैं। तो एथिक्स जहां एक मतलब ग्रीक भाषा के इथोस शब्द से मिलकर के बना है। एथिक्स जो है वो ग्रीक भाषा के आपके इथोस शब्द से मिलकर के बना है, जिसका आशय क्या होता है बताइए, रीति रिवाज, यानी कि समाज में जो रीति रिवाज प्रचलन में रहते हैं, जो और कैसे रीति रिवाज प्रचलन में रहेंगे, जिसे समाज ने बनाया है, और कैसे समाज उसे कैसे बनाएगा, जो राइट रहेंगे, जो सही रहेंगे, यानी कि जो आपके सही नैतिक पक्षों का क्या करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। यानी हम कह सकते हैं कि नैतिक नियमों का जो सेट होता है, ठीक है, नैतिक नियमों का सेट, वो क्या होता है आपका बताइए। नैतिक नियमों का जो ढांचा होता है, जो सेट होता है, वो क्या होता है आपका, एथिक्स होता है, ठीक है। कि जैसे आपको अपने बड़ों से कैसे बिहेवियर करना है, मैंने बताया, उनको सम्मान देना है, छोटों से क्या है, स्नेह देना है, ये सारी चीजें जो रहती हैं, जो समाज बनाता है। यानी कि ये जो एथिक्स है ये किसके द्वारा बनाया जाता है, समाज, समुदाय, संगठन, इसके द्वारा ये बनाया जाता है। और ऐसे कई जो राइट बिहेवियर को प्रदर्शित करते हैं, जो आपके व्यवहार के अच्छे पक्ष को, सही पक्ष को, यानी एथिक्स में हम उन सभी चीजों का अध्ययन करते हैं जो आपको बताती हैं कि जो राइट है, जो सही बिहेवियर है, यानी मानव व्यवहार का जो नैतिक पक्ष है, उसके बारे में हम अध्ययन कहां पे करते हैं बताइए, एथिक्स में करते हैं। अब बात आती है कि ये मोरालिटी क्या होती है, ठीक है। मोरालिटी क्या होती है, तो सामान्य शब्दों में, सामान्य बोलचाल में लोग आम जन जीवन में एथिक्स और मोरालिटी दोनों का प्रयोग एक ही कर लेते हैं, लेकिन मोरालिटी की बात करें तो इसका आशय हिंदी में जो शब्द प्रयोग किया जाता है नैतिकता, यानी कि ये आपके है तो दोनों सिमिलर चीज, लेकिन डिफरेंस यहां पे आ जाता है जो मोरालिटीज होती है, यानी जो आपके मोरल वैल्यूज। कई बार आपने लोगों को सुनते हुए कहा होगा कि तुमने मोरल वैल्यूज है या नहीं, जबकि उन लोग को स्वयं नहीं पता कि उसका आशय क्या होता है, ठीक है। तो वो जो नैतिकता है, तो ये आपके कहां की बात होती है, ये आपके अंदर, ये आपकी अंदर की आवाज होती है। अब अंदर की आवाज अगर हम बोले तो वो अंदर की आवाज क्या होती है, मुख्य रूप से देखें तो आपके अंदर का जो भाव होता है,
आपके अंदर की जो चेतना होती है, ठीक है, तो ये जो है, और ये सभी आपको क्या करने के लिए गाइड करते हैं बताइए? राइट, यानी कि ये आपको निर्देशित करते हैं सही करने के लिए। यही क्या होती है? नैतिकता। यानी ये आपके अंदर से आती है, ये आंतरिक तत्व है, यानी ये आपके अंदर से आती है जो आपको गाइड करती है कि क्या सही होगा, क्या गलत होगा। ठीक है, अब इन दोनों को हम उदाहरण के माध्यम से समझें तो बहुत अच्छे से हमें समझ में आएगा। जैसे अगर बात करें, जैसे इसके लिए बहुत अच्छा जो एग्जाम्पल सेट होता है वो वकील का पेशा सेट होता है। ठीक है, और वो क्यों सेट होता है? इसलिए सेट होता है क्योंकि वकील जैसे भारत में हम देखें तो भारत के संविधान ने आपको प्राकृतिक न्याय का भी क्या दिया है? अधिकार दिया है। यानी कि यहाँ पे जो दोषी होता है, जो अपराधी होता है, उसे भी अपने आप को न्यायालय में एक बार दोष सिद्ध करने की क्या है बताइए? अधिकार दिया जाता है। इसके लिए वकील किए जाते हैं। अगर कोई अमीर व्यक्ति है वो वकील कर लेता है, और कोई गरीब है नहीं कर पाता है, तो उसे सरकार वकील मुहैया कराती है। अब मान लीजिए कोई ए व्यक्ति है, ए व्यक्ति ने मर्डर किया है और वो वकील के पास जाता है, तो वकील के पास जाता है, बोलता है तुम मेरा केस लड़ो, इसके एवज में मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दे दूंगा। अब वकील का जो प्रोफेशन है, यानी कि उसका जो प्रोफेशन है, यानी कि उसका जो एथिक्स है, उसका प्रोफेशन क्या कहेगा कि हाँ वो इस चीज को करे, क्योंकि वो उसका ये प्रोफेशन है। यानी कि एथिक्स में जो है आचार शास्त्र यानी कि नैतिक नियमों का सेट आता है, और ये सेट कहाँ का होता है? किसी संगठन का होता है, किसी समुदाय का होता है, या किसी ऑर्गेनाइजेशन का होता है, या जिस कंपनी में आप काम करते हैं उसका होता है। जैसे सपोज आपकी मान लीजिए नौकरी लग जाएगी, जॉब लग जाएगी, आप यूपीएससी में कलेक्टर या कोई पीसीएस ऑफिसर बन जाएंगे, तो आपको एक कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि आपका एक आचार शास्त्र दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? आचार शास्त्र दिया जाएगा। उस आचार शास्त्र में उन सभी नैतिक नियमों का सेट होगा जो आपको उस पद के दरमियान रहते दरमियान आचरण करना है। यानी उस प्रकार का आपको क्या करना है? आचरण करना है। वो आपको पूरा सिलेक्शन होने के बाद आपको क्या है बताइए? एक दिया जाएगा। तो वही नैतिक नियमों का सेट क्या कहलाएगा? आपका कोड ऑफ कंडक्ट, या उसे कोड ऑफ एथिक्स कहते हैं, या हिंदी में आचार शास्त्र कहते हैं, कि आपको उस पद में रहते हुए क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है, क्या आपके डूज होंगे, क्या आपके डोंट्स होंगे, इसके बारे में वहां बताया गया है। तो इसी प्रकार जो वकील का पेशा है, तो वकील का भी जो एक आचार शास्त्र है यानी कोड ऑफ कंडक्ट है, वो क्या कहता है कि कोई भी व्यक्ति अगर तुम्हारे पास आए तो उसका केस की तुम सुनवाई करो, उसका केस लड़ो। तो मर्डर किया हुआ व्यक्ति उस वकील के पास जाता है और बोलता है कि आप मेरा केस लड़िए, बदले में मैं आपको 10 लाख फीस दूंगा। अब बात यह है कि वो जो वकील है अपने एथिक्स यानी कि आचार शास्त्र के हिसाब से तो सही है, आचार शास्त्र के हिसाब से तो वो बिल्कुल सही है, लेकिन मोरालिटी के हिसाब से वो यहाँ पे सही नहीं है। अब मोरालिटी के हिसाब से वो कैसे सही नहीं है? मोरालिटी के हिसाब से वो ऐसे सही नहीं है क्योंकि वो एक मर्डर किए हुए व्यक्ति का केस लड़ रहा है, तो उसके अंदर से जो आवाज आएगी, अंदर से जो मोरल वैल्यूज जागेगी, उसके जो भाव जागेंगे, जो चेतना जागेगी, जो उसको सही चीज करने का गाइडेंस देती है, वो बार बार उसे परेशान करेगी। क्या परेशान करेगी? कि बताओ इस व्यक्ति ने मर्डर किया है, उसके बाद भी मैं इसे बचा रहा हूं। अब वो ऐसा किस लिए कर रहा है? अपने कोड ऑफ एथिक्स के, कोड ऑफ कंडक्ट के कारण कर रहा है, और दूसरी चीज उसे पैसा मिल रहा है, और ये सभी की आम जरूरत वर्तमान समय में है पैसा। ठीक है, अब उदाहरण दूसरा देखिए। उदाहरण दूसरा, अब वकील के पास ऐसा व्यक्ति गया है जो मर्डर नहीं किया है, लेकिन मर्डर के केस में उसे फंसा दिया गया है। तो मर्डर के केस में उसे फंसा दिया गया है, तो वो वकील के पास जाता है। वकील उसे बोलता है कि तुम एकदम सच सच बताओ ताकि मैं तुम्हारा केस अच्छे से लड़ सकूं। तो बोलता है वकील साहब बिल्कुल सही बोल रहा हूं, मैंने मर्डर नहीं किया है। तो वकील का कोड ऑफ कंडक्ट या कोड ऑफ एथिक्स क्या कहता है? उसका कोड ऑफ कंडक्ट या कोड ऑफ एथिक्स कहता है कि वो उसका कोड लड़े, क्योंकि वो उसका व्यवसाय है, वो उसका प्रोफेशन है। तो प्रोफेशन के अनुसार जो भी व्यक्ति आएगा उसका केस लड़ना चाहिए, वो दोषी है या निर्दोष है इससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उसका प्रोफेशन, उसका कोड ऑफ कंडक्ट, उसका आचार शास्त्र, उसका व्यवहार, उसका प्रोफेशन के हिसाब से कहता है कि वो लड़े, इसलिए वो लड़ेगा। लेकिन अब यहाँ पे वो दुगना डबल कॉन्फिडेंट हो जाता है, दुगने आत्मविश्वास से भर जाता है, क्योंकि उसे पता है कि इस व्यक्ति ने मर्डर नहीं किया है
और मैं इसके बचाने के लिए लड़ रहा हूं, ये दोषी नहीं है, तो उसके अंदर से जो एक मोरल वैल्यूज जागती है, जो मोरालिटी या नैतिकता का भाव आता है, वो अच्छे का भाव आता है, क्योंकि वो व्यक्ति सही है और वो सही व्यक्ति का केस लड़ रहा है। तो इस प्रकार से अब उसका कॉन्फिडेंस डबल हो जाता है। तो यहां से हमें यह पता चलता है कि जरूरी नहीं है कि एथिक्स और मोरालिटी में समानता हो। कई जगहों में इनमें समानता होगी तो कई जगहों में असमानता होगी। यानी कि जो एथिक्स आपके मोरालिटी होंगे, जरूरी नहीं कि वो मोरालिटी एथिक्स हो, या जो मोरालिटी एथिक्स होंगे जरूरी नहीं कि वो मोरालिटी हो। अब इसको हम समझते हैं, कैसे समझते हैं? तो इसको समझने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो कुछ इस प्रकार का है। देखिए, ये हो गया आपका एथिक्स, ठीक है, और ये हो गया आपका मोरालिटी। अब इन दोनों के बीच का जो कॉमन पोर्शन है, ठीक है, इसमें ऐसी चीजें आ जाएंगी जो एथिक्स भी हैं और साथ में मोरालिटी भी है। तो अब समझिएगा, ठीक है। तो एथिक्स के अंदर क्या आएगा? एथिक्स के अंदर आपका कोड ऑफ कंडक्ट आएगा, ठीक है, आपके ऑर्गेनाइजेशन का। और मोरालिटी के अंदर क्या आएगा? इसके अंदर आपकी नैतिकता आएगी, ठीक है। तो अब देखिए, वो आदमी पहला, यानी कि ए व्यक्ति जो था जिसने मर्डर किया था, तो वो आपके पास आया, सॉरी वकील के पास आया, और वकील ने उसका केस लड़ा। यानी एथिक्स के हिसाब से वो क्या है? सही है, यानी कि एग्जांपल ए जो हमने बताया। लेकिन मोरालिटी के हिसाब से वो क्या है बताइए? गलत है। अब दूसरा व्यक्ति यानी कि व्यक्ति बी, जिसने क्या किया है? मर्डर नहीं किया है, लेकिन उसके बाद भी वो आया है उसके पास और बोला है कि मुझे बचा लो। तो अब यहां वकील क्या होगा? बी व्यक्ति के लिए एथिक्स के हिसाब से भी सही होगा और मोरालिटी के हिसाब से सही होगा। यानी कि यहां पे एथिक्स और मोरालिटी दोनों उन चीजों में रहेगी, उसमें एथिक्स भी रहेगा, उसमें मोरालिटी भी होगी। इसलिए हमें यह समझ में आता है यहां से कि जरूरी नहीं है सभी एथिक्स मोरालिटी नहीं होंगे, कुछ ही एथिक्स मोरालिटी होंगे और यहां पे कुछ ही मोरालिटी एथिक्स होंगे, लेकिन बीच में कुछ कॉमन भी आ जाएगा, वो कुछ एथिक्स मोरालिटी भी होंगे, जो आपने एग्जांपल से समझा। अब जैसे कि मैं आप लोगों को बताऊं, मुख्य रूप से अगर मोटा मोटा हमने यहां पे देखें तो जो एथिक्स है ये किसके द्वारा आप पे लागू किया जाता है? तो एथिक्स आपका जो है ये समाज लागू करेगा। समाज के बाद आपका जो समुदाय होता है, वो समुदाय के बाद संगठन है ना, या ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें आप क्या करते हैं बताइए? काम करते हैं। अब बात आती है किसकी बताइए? मोरालिटी की। तो ये मोरालिटी जो होती है ये क्या होती है बताइए? ये आपके अंदर की आवाज होती है, यानी कि नैतिकता, मोरालिटी, जिसे हिंदी में हम क्या शब्द? नैतिकता, और इसके लिए हिंदी में आचार शास्त्र, ठीक है। तो ये क्या होती है? आपके अंदर की आवाज होती है। हाँ, ये आपके अंदर की आवाज होती है। तो ये कैसे आरोपित की जाती है आप पे? तो ये व्यक्तिगत होती है, ये आपकी खुद की होती है। यानी कि जहां, ठीक है, जहां मोरालिटी, आप साथ में कॉपी और पेन लेकर के नोट भी करते जाएंगे इनके बीच के डिफरेंस को। जहां जो मोरालिटी होती है ये व्यक्तिगत होती है, वहीं जो एथिक्स होता है ये आपके बाहर के समाज, समुदाय और संगठन द्वारा आप पे आरोपित किया जाता है या आप पे लागू किया जाता है, या समाज ऐसे जो नियम बनाता है उसे आपको फॉलो करना होता है। जैसे उदाहरण के लिए आपका सिलेक्शन कहां पे हो गया? टाटा कंपनी में। तो टाटा कंपनी में जब आप ज्वाइन करेंगे तो वो क्या हुआ? एक संगठन हुआ, और जब आप ज्वाइन करेंगे तो वहां पे आपको कैसा बिहेवियर करना है, उस कंपनी के अंदर कैसा व्यवहार करना है, तो इस व्यवहार को करने के लिए क्या बनाया जाएगा बताइए? कोड ऑफ कंडक्ट बनाया जाएगा, और यही आपको दिया जाएगा। ये आपकी आचार संहिता होगी, आचार शास्त्र होगा, उसी के अनुरूप आपको उस कंपनी में या ऑर्गेनाइजेशन में क्या है? बिहेवियर करना होगा। यानी कि ये समाज, समुदाय, संगठन यानी बाहरी लोगों द्वारा आरोपित की जाती है। यानी कि ये कैसा तत्व हो गया? एथिक्स जो है
ये एक बाह्य तत्व हो गया, या जिसे हम कह सकते हैं एक्सटर्नल हो गया या बाह्य तत्व हो गया। और वहीं अगर हम मोरालिटी की बात करें तो ये आपके अंदर की आवाज होती है, आपकी खुद की आवाज होती है। तो ये आपके अंदर की आवाज जो है तो आंतरिक तत्व हो जाएगा, यानी कि मोरालिटी कैसी होती है, इंटरनल होती है, यानी कि आंतरिक तत्व होती है। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण और हम समझे, जैसे जब कोविड चल रहा था, आप मान लीजिए किसी हॉस्पिटल में नियुक्त कर दिए गए हैं, मैनेजर बना दिया गया है और मैनेजमेंट आपको संभाल दिया गया है, और आपको मैनेजर बनाने के साथ उस हॉस्पिटल का कोड ऑफ कंडक्ट दिया है कि उस हॉस्पिटल में रह करके आपको एक मैनेजर के रूप में कैसा बिहेव करना है, हॉस्पिटल के ज्यादा से ज्यादा हित के बारे में सोचना है, उसके ज्यादा से ज्यादा लाभ के बारे में सोचना है। तो ऐसी स्थिति में कोरोना के दौरान आपने देखा था बिना 1 लाख 2 लाख हॉस्पिटल में एडमिट किए बिना किसी को इलाज या ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता था। ऐसी स्थिति में एक बहुत ही गरीब महिला आपके पास आती है, उसका बहुत गरीब बच्चा लेकर के आता है और बोलता है मेरी माँ को आप एडमिट करिए और उसका ट्रीटमेंट, त्वरित उपचार आप मुहैया कराइए। ऐसी स्थिति में आप द्वंद्व में फंस जाते हैं। कैसे द्वंद्व में फंस जाते हैं? एक तरफ आप देखते हैं कि वो गरीब महिला है, उसके पास पैसे नहीं है, जन्म मृत्यु का सवाल है। तो जन्म मृत्यु का सवाल है तो आपके अंदर की आवाज क्या कहेगी यहां पे, यानी आपकी जो मोरल वैल्यूज है, जो नैतिकता है, वो आपको कहेगी कि इसको त्वरित उपचार मुहैया कराओ। लेकिन यहां पे बीच में आड़े आ जाएगा आपका हॉस्पिटल का कोड ऑफ कंडक्ट, क्योंकि मैनेजमेंट ने कहा है कि बिना पैसा जमा कराए किसी का भी उपचार चालू नहीं कराना है। तो यहां पे आपको व्यवहार जो बाहरी संगठन है जहां पे आप नौकरी कर रहे हैं उसके अनुसार करना पड़ रहा है, लेकिन आपके अंदर की आवाज नहीं मान रही है। अंदर की आवाज कह रही है कि नहीं, उसको तुरंत उपचार मिलना चाहिए, तो वो मर जाएगा। यानी यहां पे अगर आप उसे उपचार मुहैया करा देते हैं बिना पैसे के, तो ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से गलत हो जाएंगे, अपने कोड ऑफ कंडक्ट के हिसाब से गलत हो जाएंगे। और अगर आप यहाँ पे इलाज नहीं कराते हैं तो आप अपने आप को नहीं डिफाइन कर पाएंगे, अपने आप को सही नहीं ठहरा पाएंगे। आपके अंदर से एक आवाज आएगी कि नहीं, मैं जो है तो गलत किया। आप चैन की नींद नहीं सो पाएंगे, आपको वही बात कई दिनों तक परेशान करती रहेगी, कचोटती रहेगी। यानी कि यहां इस प्रकार से आप क्या रहेंगे? असंतुष्ट रहेंगे। तो जहां जो एथिक्स रहता है ये आपके व्यावसायिक पक्ष से जुड़ा होता है, और जबकि ये मोरालिटी आपके आंतरिक पक्ष से जुड़ा होता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम आगे बढ़ते हैं और इसी चीज को हम नोट डाउन कर लेते हैं, साथ में आप लोग करते जाइएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा, एग्जाम्पल से समझा कि ये जो आचार शास्त्र है, ठीक है, यानी कि ये जो एथिक्स है ये आपकी प्रोफेशनल वैल्यूज है। यानी किससे जुड़ा होता है ये बताइए? आपके ये जुड़ा होता है आपके व्यावसायिक जीवन से, यानी प्रोफेशनल जीवन से। व्यावसायिक जीवन, ठीक है। जबकि ये किससे जुड़ा होता है बताइए? आपके व्यक्तिगत जीवन से जुड़ा होता है, व्यक्तिगत जीवन से जुड़ा होता है। ठीक है, एथिक्स क्या होता है? ये नियमों का सेट होता है जो कि किसके द्वारा आरोपित किया जाता है, अप्लाई किया जाता है। मैंने बताया अभी, समाज, संगठन, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं, समुदाय, ठीक है। और ये किसके, ये क्या होता है? ये आपके नैतिकता, आपके अंदर की आवाज होती है जो आपको ऐसा माना जाता है सही करने की प्रेरणा देती है। जब भी आप गलत करते हैं ना तो अंदर से एक आवाज आती है कि आप ये काम गलत कर रहे हो। और बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उसके पीछे उनका लालच छिपा होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से मोरालिटी जो होती है ये अंदर की आवाज होती है। और ये कहां से आती है? ये आपके अंतर मन से आती है, या जिसे हम क्या कह सकते हैं, अंतरात्मा से आती है। ठीक है, ये इन दोनों में बेसिक डिफरेंस है। इस चीज से आप इनके बारे में स्पष्ट डिफरेंस क्या है बताइए, बता सकते हैं, जो कि आपके बोर्ड में लिखा है, स्क्रीनशॉट ले ले या नोट कर ले। ठीक है, अब इसके आगे हम बढ़ते हैं तो आगे हम देखते हैं, ठीक है, कि
ये दोनों आते कहां से हैं? एथिक्स कहां से आता है और मोरालिटी कहां से आता है? ठीक है, तो मुख्य रूप से हम देखें तो ये जो एथिक्स है ये कहां से आता है, यानी इसका सोर्स क्या होता है? तो इसका सोर्स तो आपका समाज होता है। ठीक है, एथिक्स का सोर्स जो है वो क्या होता है बताइए? समाज होता है, आपका परिवार होता है, समुदाय होता है, संगठन होता है। इसका सोर्स कौन होते हैं? आप स्वयं, यानी कि आप व्यक्तिगत होते हैं। व्यक्तिगत, ये आपके अंदर की आवाज होती है, अंदर की आवाज होती है। अब समझिएगा, जरूरी नहीं है कि सभी मोरालिटी एथिक्स हो और सभी एथिक्स मोरालिटी हो। अब इसको हम एक बहुत अच्छे एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हम बात करते हैं मोरालिटी की, तो कुछ मोरालिटी जाकर के एथिक्स बन जाते हैं, है ना? कैसे बन जाते हैं? तो इसके लिए सबसे अच्छा उदाहरण यहाँ पे फिट बैठता है। किसका बैठता है एग्जाम्पल सबसे अच्छा? यहाँ पे गौतम बुद्ध का। अगर हम गौतम बुद्ध को देखें तो इन्होंने तपस्या की और तपस्या करके इन्होंने क्या प्राप्त किया? ज्ञान। तो ज्ञान कहां से प्राप्त किया? इन्होंने अपने अंदर से प्राप्त किया, यानी कि ये इनका अंदर से आया था, ये अंतर्मन या अंतरात्मा से ज्ञान आया था। तो ये क्या हो गई? बुद्ध की मोरालिटी हो गई। अब जब बुद्ध को समझ में आया कि ये मोरालिटी बिल्कुल सही है और ये सारी चीजें जो मुझे ज्ञान प्राप्त किया हूं यही जीवन का उद्देश्य है और यही आपको सही करने के लिए गाइडेंस करती है, यही चीज सही है, तो उन्होंने इसे उपदेश के रूप में समाज को बताना शुरू कर दिया। तो उन्होंने क्या किया? इसे उपदेश के रूप में किसे बताना शुरू कर दिया, डिलीवर किया? बताइए, समाज के सभी लोगों को, क्योंकि उनको पता चला कि ये सारी चीजें जो मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है ये सारी चीजें बिल्कुल सही हैं और इससे अब किसका भला होगा? मेरा तो हो गया, मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन जाते जाते समाज का भला कर दूं। तो उनके जो मोरल वैल्यूज थे उन्होंने समाज को सिखाए। तो गौतम बुद्ध के जो मोरल वैल्यूज हैं वो आगे जाकर के धर्म बन गए, यानी यहाँ पे किसी व्यक्ति के जो व्यक्तिगत विचार थे, जो उसका ज्ञान था, वो जाकर के धर्म बन गया और इसी धर्म का अनुसरण किसने किया? बताइए, समाज ने किया। तो इस प्रकार से कुछ मोरालिटी जो होती हैं वो क्या बन जाती हैं? एथिक्स बन जाती हैं। ठीक है, समझ में आया? इस चीज को आप लिख लीजिएगा कि कुछ मोरालिटी जो होती हैं एथिक्स बन जाती हैं। कैसे बन जाती हैं? क्योंकि इन्होंने सही चीज प्राप्त की और ये सही चीज सारे समाज के लोगों से करने की अपेक्षा किए, क्योंकि वो सारी चीजें सही थी, है ना? जैसे आप देखते हैं बौद्ध धर्म में प्रत्युत्तर समुत्पाद का सिद्धांत, 2016 का मेंस का प्रश्न आपका। ठीक है, इसी के साथ आप देखते हैं यही कार्य कारण का जो सिद्धांत है कि हर कार्य के पीछे कोई ना कोई एक कारण होता है ना? तो जिसे हम बौद्ध धर्म में प्रत्युत्तर समुत्पाद कहते हैं। और इसी के साथ आप बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य, तो ये सभी चीजें सही हैं। आपको सही करने के लिए क्या करती हैं? बताइए, गाइडेंस देती हैं, सही चीज करने के लिए गाइडेंस देती हैं। और यही क्या बन गई? बताइए, आपके एथिक्स बन गया। अब बात आती है कि जो कुछ, ठीक है, कुछ एथिक्स मोरालिटी बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं? जैसे क्या बनाया? बताइए, बहुत सारे समाज ने कुछ नियम बनाए। समाज ने, ठीक है, यहाँ पे समाज ने क्या किया? बताइए, बहुत सारे कुछ नियम बनाए। उसमें अगर हम मुख्य रूप से अगर बात करें तो जैसे कि उदाहरण के लिए बड़ों का आदर करना। ठीक है, बड़ों का आदर करना, ये नियम किसने बनाया? बताइए, समाज ने यहाँ पे नियम बनाया कि क्या करना चाहिए? हमें बड़ों का आदर करना चाहिए। अब जैसे ही आप पैदा हुए तो जैसे ही आपके अंदर समझ बढ़ी, तो समझ बढ़ने के साथ समझ में आया, सभी लोगों ने बताया कि आप बड़ों का आदर करिए। तो बड़ों का आदर आपने बड़ों से सीखा है, ऐसा कहते। तो ये सब कौन? आपका परिवार बता रहा है, फिर समाज के लोग बता रहे हैं, बार बार वही चीज को बता रहे हैं। तो यानी कि एथिक्स, ये समाज के जो नियम है, इसका फिर आप फॉलो करने लगे, तो वो क्या बन गई? बताइए, मोरालिटी बन गई। ठीक है, कैसे बन गई? क्योंकि समाज के लोगों ने बताया, बहुत सारे लोग कह रहे हैं, तो सही कह रहे होंगे, हमें ऐसा क्या है? करना चाहिए। तो ये आपकी मोरल वैल्यूज बन गई। तो आप हमेशा लाइफ टाइम अपने से बड़े और बुजुर्गों का क्या करने लगे? बताइए, सम्मान करने लगे। ठीक है, तो इस प्रकार से कई एथिक्स जो होते हैं वो क्या बन जाते हैं? बताइए, आपके मोरालिटी बन जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इन दोनों में रिलेशन भी दिखता है हमें कई जगह में कि ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं या पर्याय हैं, और कहीं कहीं इन दोनों में हमें एकदम कॉन्ट्राडिक्शन दिख जाता है। जैसे वकील का एग्जांपल आपने देखा
और वो मैनेजमेंट यानी हॉस्पिटल का उदाहरण देखा, वो दोनों इस एग्जाम्पल में एकदम आदर्श फिट होते हैं। तो जरूरी अब देखिए, अब तीसरा उदाहरण समझिए कि समाज कई ऐसे नियम बनाता है, समाज कई ऐसे नियम बनाता है जो कि जरूरी नहीं है कि उसे वो समय के साथ हमेशा सही हो। क्योंकि एक चीज हमेशा याद रखिए, जो चीज आज सही है, जो चीज आज सही है कल वो गलत हो जाएगी, और जो कल गलत है वो आज सही हो जाएगी। ऐसा क्यों हो जाएगा? क्योंकि समय के साथ गलत सही और सही क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। अब इसको एथिक्स और मोरालिटी में हम समझे तो सबसे अच्छी बात यहां पे ये है कि जो समय समय पे समाज के द्वारा कुछ नियम बनाए गए हैं, ठीक है, एथिक्स में समय समय में समाज के द्वारा कुछ क्या बनाए गए हैं बताइए, नियम बनाए गए हैं या रूल्स बनाए गए हैं। अब ये जो नियम बनाए गए हैं या रूल्स बनाए गए हैं, तो मोरालिटी यानी कि हर किसी व्यक्ति से ये अपेक्षा की जाती है कि वो इसका क्या करे बताइए, फॉलो करे। अब जैसे कई प्रकार की चीजें बनाई गई, क्या बनाई गई, आप मिडिवल हिस्ट्री में देखेंगे तो सती प्रथा, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, विधवा पुनर्विवाह नहीं कर सकते हैं, विधवा पुनर्विवाह, इस पर रोक, ठीक है। तो समय के साथ ये जो बनाए गए थे, तो उस समय के हिसाब से ये कहीं ना कहीं जो समाज ने बताया था तो उस समय के हिसाब से बनाया था, ठीक है। जैसे सती प्रथा, तो ऐसा माना जाता था कि यदि किसी पुरुष की महिला से शादी होती है, जब वो 7 फेरे लेता है तो वहां पे कस्में खाता है कि हम 7 जन्म में एक दूसरे के साथ रहेंगे, यानी ये रिश्ता अब हमारा 7 जन्मों के लिए बन गया। तो इसी बीच में अगर मान लीजिए असमय उसके पति की मृत्यु हो जाती है, तो अब वो चूंकि उसको बहुत ज्यादा प्रेम करती थी और उसे ऐसा लगता है कि उसके बिना मैं नहीं जी सकूंगी और मेरा पति अब दूसरा जन्म ले लिया है, तो मुझे भी यहां से चले जाना चाहिए और अगले जन्म में उसका साथ देना चाहिए। तो ऐसा करके वो सती हो जाती थी। लेकिन अब समय आगे बढ़ा, हमारा मॉडर्न एरा का एरिया मतलब समय आया। अब यहाँ पे महिला की सोच समय के साथ वो व्यक्तिगत सोच बदल गई। क्यों बदल गई? क्योंकि उसे लगा कि अब मुझे उनकी अपने बच्चों के लिए जीना है, अगर उसके बच्चे हैं तो अपने बच्चों के लिए जीना है, या मैं समाज के लिए कुछ अच्छा कर सकती हूँ। ऐसा सोच के वो सती नहीं होना चाहती है। फिर भी लोग जबरदस्ती, समाज उसे क्या कराता था, उस समय सती कराता था। तो राजा राम मोहन राय जैसे पुनर्जागरण के अग्रदूत जो हुए, जो इस चीज पे अंकुश लगाए। तो यानी कि समाज ने जो सती प्रथा बनाया था, इसी के साथ पर्दा प्रथा बनाया था कि जो भी बहू, नवविवाहित बहू रहेगी वो हमेशा घूंघट ओढ़ के रहेगी। कई बार घूंघट ओढ़ करके काम करने में वो गिर जाती थी, उनके लग जाता था, उसके बाद भी उन्हें घूंघट यहां तक का लेना पड़ता था। इसी के साथ विधवा, अगर कोई महिला विधवा हो गई है तो इजाजत नहीं थी उसे कि वो दोबारा विवाह करे। अगर उसकी इच्छा भी है तो भी उसे समाज ऐसा करने नहीं देता था। तो जरूरी नहीं है कि जो समाज के द्वारा नियम बनाए गए हैं वो मोरालिटी के हिसाब से भी क्या हो बताइए, सही हो। वो सभी नियम मोरालिटी के हिसाब से सही नहीं हो सकते हैं। इस प्रकार इन दोनों में हमें यहाँ पे ये अंतर देखने के लिए मिलता है। क्या अंतर देखने को मिलता है? अंतर मुख्य रूप से हमें ये देखने को मिलता है एथिक्स और मोरालिटी में, कि मोरालिटी में जो एथिक्स है इसमें क्या होती है बताइए, इसमें ऑब्जेक्टिविटी होती है। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या हुआ कि इसमें क्या होती है, हमेशा जो भी नियम बनाए जाते हैं वो एक से होते हैं, यानी रूल ऑफ सेट जो होता है वो सभी के लिए एक समान होता है, एक जैसा होता है और सभी को उसको फॉलो करना होता है। जबकि जो मोरालिटी होती है ये आपकी व्यक्तिगत राय होती है, किसी भी एक विषय में
अलग अलग दो व्यक्तियों की राय अलग अलग हो सकती है, उसमें एक रूपता नहीं हो सकती है। जिस प्रकार सती प्रथा मिडेवल हिस्ट्री में सही थी तो मॉडर्न हिस्ट्री में गलत हो जाती है। यानी कि यहां पे क्या होती है, सब्जेक्टिविटी होती है। क्या होती है यहां पे, सब्जेक्टिविटी होती है। यानी एक ही मुद्दे पे अलग अलग व्यक्ति के लोगों की यहां पे राय अलग हो सकती है। स्वाभाविक सी बात है, किसी एक विषय में मेरी राय अलग हो सकती है, आपकी राय अलग हो सकती है, इसी को हम कहते हैं सब्जेक्टिविटी। और यहां पे सती प्रथा मतलब करना है यानी कि करना है, तो वो क्या हुआ, मतलब फिक्स्ड है, वो रूल है। जैसे आप नौकरी में जाएंगे, कोड ऑफ कंडक्ट, मतलब वो करना है यानी कि करना ही है आपको। जैसे कि बहुत सारे अभी सेलेक्टेड लोग, उनको पता ही नहीं है कि वो अपने कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन कर रहे हैं, फेसबुक में आके, इंस्टा में आकर के। तो ये सारी चीज उनके कोड ऑफ कंडक्ट के हिसाब से सही नहीं है, उनको वैसा आचरण नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी वो वैसा कर रहे हैं, है ना। अब जैसे किसी एक विषय में मेरी राय अलग हो सकती है, आपकी राय अलग हो सकती है। कैसे, जैसे समझिए, पहले के समय में बोला जाता था कि महिलाएं बाहर नहीं जा सकती हैं, या महिलाएं बाहर कामकाज में ना जाएं, ऐसा माना जाता था। लेकिन अब के हिसाब से ये क्या है बताइए, या आपकी राय क्या हो सकती है, आपकी राय हो सकती है नहीं, महिला को बाहर कामकाज के लिए जाना चाहिए, इससे घर की इकोनॉमी बढ़ेगी, घर की इकोनॉमी बढ़ेगी तो देश की इकोनॉमी बढ़ेगी, इस प्रकार वो देश की भी जीडीपी में सहयोग देगी, इस प्रकार पूरे भारत देश की अर्थव्यवस्था क्या है, मतलब वृहद होगी। तो इस प्रकार से एक ही विषय में कुछ लोग सोचते हैं कि महिला का बाहर जाके काम करना अच्छा नहीं है, लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि महिला का बाहर जाकर के काम करना अच्छा है। तो एक ही विषय में मेरी राय कुछ हो सकती है, आपकी राय कुछ और हो सकती है। तो यही क्या होता है, आपके मतलब अंदर के जो विचार हैं, ये कहां से आते हैं, आपके अंदर के विचार। और अंदर के विचार कहीं ना कहीं कहां से आते हैं, इनका सोर्स क्या होता है, इनका सोर्स होता कहीं ना कहीं सामाजिक, जो समाज है वही होता है। लेकिन जरूरी नहीं कि हर जगह सही हो, है ना। जैसे किसी एक विशेष मुद्दे में आपकी राय कुछ होगी, मेरी राय अलग होगी, है ना। आप हो सकता है अपने हिसाब से कुछ और चीज को लेके कहें सही है, मैं अपने हिसाब से कुछ और चीज को लेकर के कहें क्या है, सही है। तो इस प्रकार से इसमें क्या हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट भी हो जाता है, द्वंद्व भी हो जाता है, ठीक है। तो ये मूल रूप से क्या था बताइए, इन दोनों में डिफरेंस। अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें मुख्य रूप से, तो जितनी चीज को समझाई है उसी को भाषा के रूप में लिख देना है। जैसे एथिक्स क्या है, तो ये हमारे व्यवहार, आचरण या नैतिक नियमों का सेट होता है। फिर से समझिएगा, एथिक्स क्या है, ये हमारे व्यवहार, आचरण या नैतिक नियमों का सेट होता है, जो हमारे समाज, समुदाय या संगठन के द्वारा हम पे लागू किया जाता है। और इसे लागू करने की, इसे फॉलो करने की या अनुसरण करने की बाध्यता होती है। यदि इसे हम अनुसरण नहीं करते हैं तो दंड का भी प्रावधान है। जैसे कई कानून जो बनाए गए हैं उसमें दंड का प्रावधान है। समाज से अपेक्षा की जाती है कि कोई भी चोरी ना करे, अगर चोरी करेगा तो उसे दंड मिलेगा। अब मोरालिटी क्या होती है, तो मोरालिटी आपके अंदर की आवाज होती है, ये आपकी व्यक्तिगत होती है, ये आपकी किसी विषय विशेष पे राय आपकी इसमें क्या है, अलग अलग हो सकती है। ये आपके अंदर की आवाज होती है, अंतर मन की आवाज होती है। सामान्यतः ये आपको सही करने की प्रेरणा देती है, हालांकि सही करने की प्रेरणा तो दोनों देते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, आपके मोरल वैल्यूज यानी अंदर की वैल्यू, आपके अंतर मन की, अंतरात्मा की आवाज होती है। अब इसे आप फॉलो करेंगे। जैसे मान लीजिए रिश्वत लेना आपकी सत्यनिष्ठा पर एक अंकुश लगाता है, उसके बाद भी आप रिश्वत लेते हैं, उसके बाद भी आप रिश्वत लेते हैं, तो आप मोरल वैल्यूज के हिसाब से बिल्कुल सही नहीं है। आपके अंदर से आवाज आती है, नहीं ऐसा मत करो मत करो मत करो, लेकिन आपका कहीं ना कहीं वहां व्यक्तिगत हित आगे आ जाता है और उस व्यक्तिगत हित को देखते हुए आप वो रिश्वत ले लेते हैं। तो यहां से आपके अंतर मन की, अंतरात्मा की आवाज आएगी कि ऐसा नहीं करो नहीं करो, फिर भी आप क्या है बताइए, वैसा करते हैं। कई बार ऐसा करने में यहां पे आपको कोई दंड का प्रावधान नहीं है, यहां पे इन नियमों को पालन करने के लिए बाध्यता है, लेकिन यहां पे इनको पालन करने की बाध्यता नहीं है। तो ये मूल रूप से क्या हो गया बताइए, एथिक्स और मोरालिटी में डिफरेंस। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, आप लोगों को समझ में आया, क्लियर है? जी सर, जी चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, है ना।
चलिए, तो ये मुख्य रूप से हमने क्या समझा, एथिक्स और मोरालिटी में डिफरेंस समझा। ठीक है, तो अब आपसे कुछ भी पूछ ले इसमें समानता क्या है, असमानता क्या है, तो उन दोनों में आप क्या है बताइए, बता सकते हैं, या इन दोनों में रिलेशन क्या है उसको भी आप डिफाइन कर सकते हैं। इस लेक्चर को एक बार दोबारा देख लीजिएगा और अच्छे से पुनः कॉपी पुस्तक में नोट्स बना लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब एक छोटी सी चर्चा यहां पे यहीं पे आगे हम कर देते हैं कि आखिर जो नैतिक शास्त्र है या नीति शास्त्र है, एथिक्स है, इसमें हम किस चीज का अध्ययन करते हैं या किन विषय, या ये एक विषय के रूप में बाकी विषय से कैसे भिन्न है। जैसे आप देखें यूपीएससी का जब आप पाठ्यक्रम देखते हैं, ठीक है, तो वहां पे आपको इस पेपर के लिए जो मतलब जो है नाम दिया गया है, वो नाम दिया गया है यूपीएससी आईएएस के एग्जाम के लिए कि सत्यनिष्ठा और मतलब इंटीग्रिटी, एटीट्यूड और आपकी प्रोबिटी यानी शुचिता। और एमपीपीएससी में इसे पहले नीति शास्त्र नाम दिया गया था, लेकिन अब नाम क्या दे दिया गया है, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान। तो आखिर ये है क्या, तो देखिए मुख्य रूप से हम देखें तो आपका एक विषय होता है ना। अब हेडिंग डालिएगा आप, एथिक्स अध्ययन के रूप में, एथिक्स अध्ययन के रूप में। ठीक है, तो देखिए एक विषय हमारा होता है, क्योंकि ये कई विषयों का क्या है बताइए, समग्र अध्ययन है, लेकिन कैसे है तो उसको हम समझते हैं। जैसे एक विषय हमारा होता है बताइए मनोविज्ञान, जिसे हम क्या कहते हैं बताइए, साइकोलॉजी। ठीक है, फिर एक विषय हमारा होता है समाजशास्त्र, सोशलॉजी। फिर एक विषय हमारा होता है एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी मानवशास्त्र। ठीक है, फिर एक विषय हमारा होता है फिलॉसफी यानी कि दर्शन शास्त्र। अब इतने सारे सब्जेक्टों की जो चीजें हैं उनसे मिलकर के बना है एथिक्स। लेकिन अब बात आती है कि एक विषय के तौर पे एथिक्स यानी कि नीति शास्त्र है, नीति शास्त्र इन विषयों से किस प्रकार भिन्न है, तो इन विषयों से इस प्रकार भिन्न है कि जहां हम जो मनोविज्ञान है, तो मनोविज्ञान में हम क्या पढ़ते हैं, मनोविज्ञान में जैसे हम एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, करुणा, दया, संवेदना, सिंपैथी, एम्पैथी, ये सारी चीजों को पढ़ते हैं। तो यहां पे हम ये पढ़ते हैं कि ये सारी चीजें आखिर काम कैसे करती हैं, सिर्फ ये पढ़ते हैं। ये सही होंगी या गलत इसको हम नहीं पढ़ते हैं, लेकिन ये कार्य कैसे करते हैं, किसी की मनोवृत्ति कैसे बनती है, उसके प्रकार क्या होते हैं, उसके तत्व क्या होते हैं, उसमें परिवर्तन कैसे होता है, इसकी एक प्रोसेस को पढ़ते हैं कि दिमागी रूप से ये कैसे काम करती है। तो ये सभी, इसको दिमागी रूप से ये कैसे काम करती है, इसको हम मनोविज्ञान में पढ़ते हैं। लेकिन क्या ये सही है या नहीं, या ये गलत है, इसके बारे में हम एथिक्स में पढ़ते हैं। यानी कि वो मनोवृत्ति सही है आपकी कि नहीं, यानी कि उसमें से कौन कौन सी चीजें सही हैं या गलत हैं, इसका अध्ययन हम एथिक्स में या नीति शास्त्र में करते हैं। इसी प्रकार जो समाज शास्त्र है, तो इसमें हम क्या अध्ययन करते हैं कि समाज के जो रीति हैं, समाज के जो रिवाज हैं, या समाज के द्वारा जो बनाए गए नियम हैं, या सामाजिक संस्थाएं हैं, वो जो संस्थाओं के द्वारा जो बनाए गए नियम हैं, इन सभी को हम क्या है पढ़ते हैं। लेकिन ये बनाए गए नियम क्या सही है या गलत, इसका अध्ययन समाजशास्त्र में नहीं होता है। ये बनाए गए नियम सही या गलत है, इसका अध्ययन हम कहां पे करते हैं, एथिक्स में करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका आता है, उसके बाद हम देखें तो उसके बाद आपका आता है मानव शास्त्र। तो मानव शास्त्र में हम किसका अध्ययन करते हैं,
मानव शास्त्र में हम अध्ययन करते हैं मानव जाति का, कि मानव की जाति कैसे बनी, कहां कहां पे कौन कौन सी जातियां रहती हैं, उनकी क्या क्या ऐतिहासिक विशेषताएं होती हैं। लेकिन वो कहां कहां पे चीजें कुछ सही है या गलत, इसके बारे में मानव शास्त्र में नहीं पढ़ते हैं। इसको सही है या गलत, इसके बारे में हम एथिक्स में पढ़ते हैं। इसके बाद एक विषय आता है दर्शन शास्त्र। तो दर्शन किससे मिलकर के बना है? दृश्य धातु से मिलकर के बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? देखना। जैसे मैं यहां खड़ा हूं तो मेरे को ही देखने के अलग अलग लोगों के अलग अलग पक्ष होंगे। कोई मुझे सामने से देखेगा, वो एक दृष्टिकोण हो गया। कोई मुझे साइड से देखेगा, वो एक दृष्टिकोण हो गया। कोई मुझे बैक व्यू से देखेगा, वो एक दृष्टिकोण हो गया। कोई मेरा राइट साइड व्यू देखेगा, वो एक दृष्टिकोण हो गया। तो जिस प्रकार एक ही व्यक्ति को देखने के यहाँ पे चार पहलू हो गए, उसी प्रकार से दर्शन में भी हम क्या करते हैं कि किसी भी चीज को हम देखते हैं, जानते हैं और उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं। लेकिन वो ज्ञान कब, कहां, कैसी परिस्थिति में सही होगा, वो कहां राइट होगा, वो कहां रॉन्ग होगा, जैसे इतने सारे थिंकर्स हैं। लेकिन क्या सभी थिंकर्स के विचार को आप आइडियल मान के फॉलो कर सकते हैं? नहीं। यहां पे हम उसी थिंकर्स के अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग थिंकर्स के विचार को फॉलो करेंगे, जो उस पर्टिकुलर, उस कंडीशन में, उस सर्कमफेरेंस में, उस परिस्थितियों के अनुरूप या अनुकूल होंगे। तो जहां दर्शन शास्त्र में हम सभी विचार को या सभी की फिलॉसफी या सभी के विचार को जानते हैं, वहीं एथिक्स में हम जो चीजें उसके दर्शन से संबंधित जो विचार सही हैं, वो जो विचार सही हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से इस विषय का रिलेशन इन चार विषयों से होता है, इन चार विषयों से होता है। लेकिन उसमें से उसका जो राइट बिहेवियर है उसका अध्ययन एथिक्स करता है, यानी समाजशास्त्र के राइट बिहेवियर का यानी सही पक्षों का अध्ययन एथिक्स करेगा, मनोविज्ञान के सही पक्ष का अध्ययन एथिक्स करेगा, दर्शन शास्त्र के सही विचार जो समय विशेष परिस्थिति में सही होंगे उनका अध्ययन करेगा, मानव जाति एंथ्रोपोलॉजी के सही जो विचार होंगे, जो अमुक जाति या किसी अनुकूल जगह पे रहेगी, यानी उसके व्यवहार के सही पक्ष का अध्ययन हम एथिक्स में करते हैं। यानी यहाँ पे हम केवल और केवल इन सभी विषयों के राइट डायरेक्शन के बारे में या सही पक्ष के बारे में अध्ययन करते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने एथिक्स और मोरालिटी में अंतर समझा, और इसी के साथ हमने समझा कि एथिक्स एक विषय के रूप में कैसे वो अन्य विषयों से भिन्न है और कैसे उन विषयों की चीजों को हम एथिक्स में पढ़ते हैं, यानी राइट बिहेवियर का अध्ययन हम कहां पे करते हैं? एथिक्स। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। सभी इस लेक्चर को पुनः देख लें, नोट डाउन कर लें और अपने कंसेप्ट क्लियर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को सभी को समझ में आया कि नहीं, कमेंट बॉक्स में करके बताएं।